प्रोफेसर शशि शेखर साहब, मैं थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दर्शकों के और मेरे मन में भी वही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। जो हिंदुस्तान का प्रेम्बल है उसमें लिखा गया है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो मेरी समझ है, इस भारत के लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए ये जरूरी है कि उसमें समाजवादी, उसमें पंथ निरपेक्ष, अगर सोशलिस्ट और सेकुलर उसके साथ नहीं है तो वो शायद लोकतंत्र जो हम लोग जिसकी बात करते हैं वो देश का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और अगर इस समाजवादी उसमें जो जो समाजवादी हमको और आपको समझ में आता है कि जो गरीबों का और जो इन लोगों की बात है उनकी उनकी देखभाल, और जो पंथ निरपेक्ष सेकुलर जिसको हिंदी में जो पंथ निरपेक्ष लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें किसी एक पंथ किसी एक धर्म के प्रति आपकी का ज्यादा झुकाव या यही कहना कि भारत तो एक हिंदू राष्ट्र था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो एक नया नैरेटिव बार बार बन रहा है कि भाई अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहा है। सरकार और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें, सरकारें आती जाती हैं, सरकार अच्छी रहेगी, सरकार बुरी रहेगी, सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकार में कुछ घोटाला होगा, कोई निकाला जाएगा, लेकिन देश तो राष्ट्र तो चलता रहेगा। मैं जरा इस पे प्रोफेसर साहब आपसे एक टिप्पणी समझने के तौर पे। जी नमस्कार। पहली बात तो यह है, देखिए जनतांत्रिक व्यवस्था में राज्य और सरकार दो भिन्न चीजें होती हैं। सरकार राज्य की अभिव्यक्ति है, लेकिन जो सरकार में हो वो उसकी अभिव्यक्ति तो करता है, लेकिन सरकारें लोकतंत्र में बदलती रहती हैं। इसीलिए राज्य और सरकार में कोई माने एक अर्थी समझना या समानार्थी समझना, उसको ये गलत है। ये राजनीति शास्त्र की बहुत उल्टी समझ है। दूसरी बात यह है कि एक सवाल ये उठ सकता है कि भारत राष्ट्र कब था। राष्ट्र को लेकर के डिबेट हैं और इस पे डिबेट भी हो सकता है, जो भी लोग डिबेट करना चाहें। तो राष्ट्र कब था, और सच्चाई तो यह है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक किताब लिखी थी इंडिया के विषय में, ए नेशन इन द मेकिंग, इस तरह की किताब उनकी है, आजादी के संग्राम के दिनों में। यानी राष्ट्र बनने की वो प्रक्रिया जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध चल रही थी, और आगे चल करके भारत एक राष्ट्र कैसे बनता है, जो आधुनिक अर्थों में एक राष्ट्र का अर्थ है। तो रही बात की राष्ट्र की अवधारणा जो है, जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष भी हुआ और आजादी मिली, और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की अलग प्रक्रिया शुरू हुई, जो क्योंकि राज्य भी और राष्ट्र भी, क्योंकि राज्य जब तक आप स्वतंत्र नहीं है तब तक संप्रभु नहीं है, तब तक आप राज्य नहीं है। तो एक तो ये भी चीज है। रही बात की भारतीय संविधान में बार बार एक सवाल उठाया जाता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता वो प्रियम्बल में ऐड किया गया है। ऐड तो और भी हुए हैं कुछ शब्द, लेकिन इन दो शब्दों को लेकर के लगातार एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है। सच तो ये है कि अगर आप देखें तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता तो निहित है। जैसे ही किसी राज्य विशेष का अपना कोई धर्म नहीं होता है, नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर समानता होती है, या किसी धर्म विशेष के नागरिक को कुछ विशेष या विशेष अधिकार या विशिष्ट अधिकार नहीं होते हैं, तो वो धर्मनिरपेक्षता के लक्षण हैं जो भारतीय संविधान में निहित है। आप फंडामेंटल राइट्स को भी देखें और तमाम आपको लगेगा कि शब्द आप लिखें या ना लिखें, लेकिन भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट था, संविधान था और है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समाजवाद के भी आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें हैं। तो गांधीयन भी है, सोशलिज्म की भी बातें हैं, ये सारी बातें निहित हैं। अब जो एक सवाल ये है कि क्या संसद संप्रभु है? नहीं है। आपने भी इस बात को दोहराया है। संसद को लेकर के और उसकी संप्रभुता को लेकर के मिसेस गांधी के दौर में भी सवाल उठे थे, और आप जानते हैं कि उसके पूर्व जो है, खास करके प्रधानमंत्री उनके बनने के बाद एक गोलकनाथ केस आया था, और गोलकनाथ केस में 67 में तो ये सवाल था कि भाई क्या फंडामेंटल राइट्स को संसद परिवर्तित कर सकता है, नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं कर सकता है। लेकिन 1973 में जो केस आया, केशवानंद भारती जानते, बहुत प्रसिद्ध केस है, उसने तो भारतीय संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, कि जो उसके कुछ मौलिक उसकी संरचनाएं हैं, उसको स्थापित किया,
और ये भी कहा कि इसमें परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को नहीं है। यानी संसद के पास संविधान की धारा 368 के तहत वो संशोधन के अधिकार हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, तो उसमें वो संशोधन कर सकती है। तो ये स्थापित हो गया कि जो संसद है, जो डिबेट चला रहा था, कंट्रोवर्सी थी, वो कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई और ये तय हो गया पूरी तरह से कि संविधान ही सर्वोच्च है, सरकार का कोई अंग नहीं। और दूसरी तरफ संसद को संविधान के मूल संरचनाओं में परिवर्तन का अधिकार नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती के केस और उसके बाद के तमाम शंकरी प्रसाद और बहुत सारे केसेस में ये बातें बार बार उभर के आई कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें मूल स्ट्रक्चर की यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बातें निहित हैं और उसी को बेस बनाया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। बाकी जो संविधान में उसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हैं, डिटेल्ड उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन मूल स्ट्रक्चर यही है। और ये भी कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा है, अंग है, यद्यपि वो ये भी कहा गया कि वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी न्यायोचित नहीं है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते समय सुप्रीम कोर्ट को भी और जो भी विधि विशेषज्ञ हैं या राजनीति शास्त्री हैं, वो संविधान को उसकी व्याख्या करते समय प्रियम्बल को ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो उसको स्वीकार हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे विवाद क्यों समाजवाद को लेकर के। देखिए संघ या हिंदुत्ववादी जो शक्तियां हैं या जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एक तरह से नया अवतार है भारतीय जनसंघ पार्टी की, लेकिन बेसिक जो ग्रुप है उनका, यानी कि जिसको मातृ संस्था कह लीजिए, तो वो तो कहीं ना कहीं संघ है। तो संघ की जो विचारधारा है वही उनकी विचारधारा है। जयप्रकाश नारायण और जेपी मूवमेंट में ये कोशिश हुई थी कि वो कहीं डाइल्यूट हो जाए, वो मुख्य धारा में आए और डाइल्यूट हो जाए और इस तरह से जो है, लेकिन आखिरकार जनता पार्टी टूट भी गई अभी सदस्यता के सवाल पर, और जनसंघ ने अपने चरित्र को नहीं बदला, तो वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, नई पार्टी के रूप में 80 में आ गई, अप्रैल में। अब सवाल उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, तो उसमें ये बात करना कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, आज वो समाजवाद की बात कर रहे हैं, आज धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं और कल वो लोकतंत्र की बात करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की भी अपनी परिभाषाएं वो गढ़ रहे हैं। और यहां तक कि जो लोकतंत्र की उनकी अवधारणा है वो निश्चित रूप से फांसीवादी अवधारणा है। तो जब भी कोई फांसीवादी राज्य होता है, वही ये बात करता है कि राज्य और सरकार एक हैं। राज्य को और सरकार को गौरवान्वित करना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ दी गवर्नमेंट और स्टेट, और सरकार की आलोचना को वो राज्य की आलोचना बना करके और फिर ये कह सकते हैं कि वो राजद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ये सारा जनतंत्र में ये बिल्कुल ही जनतंत्र की जो उसकी जो एक प्रकार से समझ है और जो मूल उसके सिद्धांत हैं, उसके ये कंप्लीटली खिलाफ है, प्रतिकूल है। जिससे भी राजनीति विज्ञान की थोड़ी समझ होगी और जनतंत्र के विषय में पढ़ा होगा, तो सीधे सीधे कहेंगे कि किसी भी राज्य में जहां जनतांत्रिक व्यवस्था है, वहां सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। किसी भी प्रकार की आलोचना, सिर्फ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कि आप संविधान के अनुरूप जो उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है, उसकी भी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है कि क्या उचित है, कौन सा उचित है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार की आलोचना प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ वो हिंसा की वकालत नहीं करेगा, वो संविधान के है ना जो मूल सिद्धांत हैं उसके प्रतिकूल नहीं करेगा, लेकिन सरकार की नीतियों की आलोचना तो उसका जनतांत्रिक अधिकार है। इसीलिए तो सड़कों पर जितने प्रतिरोध होते हैं वो सारे जनतांत्रिक हैं। जब तक कि आप हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं, जब तक कि आप सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक तो वो जनतांत्रिक है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जनतंत्र की समझ ही नहीं है, एक फांसीवादी सोच है, तो उस सोच में जनतंत्र के लिए जगह है नहीं। इसीलिए उनकी बार बार कोशिश होगी कि राज्य और सरकार के अंतर को समाप्त कर उसे समानार्थी बना दें और जनता में ये प्रोपेगेंडा के थ्रू, आप जानते हैं कि मीडिया उनके अधीन है, जिस तरह से वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो बार बार ये फांसीवादी, खास करके नाजीजिम का सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर 100 बार आप बोलेंगे
तो लोग उसे सत्य मान लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और संघ हिंदुत्ववादी शक्तियां आज यही कर रही हैं, झूठ को वो पूरी ताकत से फैला रही हैं, और सामान्यतः दुर्भाग्यवश जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस झूठ को स्वीकार कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अगर जनतंत्र में जनता सतर्क और सावधान नहीं होगी तो जनतंत्र को खतरा है, और जनतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जनता की है। धन्यवाद। तो साहब, संजय सिंह का कहना यह है कि राहुल गांधी के दरवाजे तो आप पुलिस भेज रहे हैं ये बताने के लिए कि आपको यौन शोषण की महिलाओं का डिटेल बताइए, नाम बताइए, कहाँ हुआ था क्या। संजय सिंह कह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह साहब पब्लिक प्लेटफॉर्म से चीख चीख के बोले थे, जो सब पब्लिक डोमेन में है, कि कनॉट संगमा साहब भ्रष्ट हैं, पूरी सरकार भ्रष्ट है, जो केंद्र का वो जो यूनियन, वो केंद्र बोल रहे थे, मेरे हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट का जो पैसा जाता है वो पहुंचता नहीं है। तो संजय, और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम यहाँ पे इनकी जांच करवाएंगे। तो अब तो इनके पास ही है सारा मामला। तो आपको अब संजय सिंह ये सवाल उठा रहे हैं कि आप उनका बताइए। ये पहले तो एक दिल्ली पुलिस के लोग वहां पे भी जहां पूछेंगे भाई बताओ कौन कौन से तुम्हारे यहाँ भ्रष्टाचार हुए थे, जो ये हमारे ओम बिरला जी मांगते हैं, ये सब लोग मांगते हैं ना कि बताइए कहाँ है प्रूफ। तो ये बहुत उचित चीज संजय सिंह कह रहे हैं। प्रोफेसर शशि, देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि इस जो सरकार का चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। उनके लिए अपना एक अलग जो है डेफिनेशन है किसी चीज का, और दूसरों के लिए अलग डेफिनेशन है। ये तो दोहरे चरित्र का, ये जाने जाते थे कि इनका चाल चरित्र चेहरा अलग होगा, लेकिन इनका चरित्र क्या है वो सबके सामने है। ये अलग बात है कि आम जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। आपने अभी मेघालय का जिक्र किया। अब सवाल उठता है कि मेघालय के मुख्यमंत्री के विषय में क्या स्टेटमेंट अमित शाह जी ने दिया था, तो वो तो दुनिया के सामने थी। और किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां पहुंचे और ऐसे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने घोषित कर रखा था कि सबसे अधिक भ्रष्ट मुख्यमंत्री है वो, तो उनके साथ पूरी गर्मजोशी के साथ 2 एमएलए को लेकर के सरकार के गठन में उनकी भूमिका रही। तो ये सारी बातें जो चल रही हैं वो साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं और जो करेंगे, इस सब में कोई तालमेल नहीं है। जहां चरित्र नहीं होता है ना, कहते हैं कि चरित्र अगर खो जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता है, बाकी चीजें आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तो चरित्र का सवाल है, और इसीलिए इनके स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसी प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। अब रही बात कि जो बातें ये कर रहे हैं, देखिए पूरा तंत्र दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरा तंत्र दुरुपयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्य ये है कि चाहे नौकरशाही हो या तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो भी कानून के तहत या कानून के अंतर्गत काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ में यही होता है। वो सरकारी सत्तारूढ़ दल के गुलाम नहीं है, वो संविधान के अंतर्गत और जो संविधान पर आधारित कानून है उनके अंतर्गत काम करते हैं। और इसके लिए यदि वो ये कहें कि ये कानून सम्मत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, अस्थाना जो है किस प्रकार से सीबीआई के बना दिए जाते हैं, ये सारा यही होगा ना। लेकिन आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका जो है दूर दराज के इलाकों में कुछ हो, लेकिन आप ये कहने की हिमाकत तो रखें कि नौकरशाही का काम सत्तारूढ़ पार्टी की गुलामी करना नहीं है, सरकारी एजेंसियों का कार्य सत्तारूढ़ पार्टी की गुलामी करना नहीं है। और कानून की नजरों में जो अपराधी है वो अपराधी है, और कानून के द्वारा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। दुर्भाग्य ये है कि ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई। कमिटेड भी नहीं है, एक खास प्रकार की सोच और खास प्रकार की वैचारिक जो एक प्रपंच रचा गया है, उसके आसपास ही सारी चीजें घूम रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय जैसे जगह में जिस प्रकार के अब डिबेट हो रहे हैं, कभी सनातन धर्म पर डिबेट हो रहा है, कभी साम वेद पे डिबेट हो रहा है। डिबेट तो किसी भी प्रकार के हों, लेकिन अब यही डिबेट हो रहे हैं। और यदि आप डिबेट करना चाहें किसी ऐसे मौलिक सवाल पे, तो आपको कहीं डिबेट करने के लिए स्पेस ही नहीं मुहैया की जाएगी, आपको नहीं मिलेगा। दूसरे तमाम प्रकार के कौन लोग आ रहे हैं, कभी संघ के कोई प्रचारक हैं, कभी कोई उसके प्रचारक, वो सारे लोग आ रहे हैं। और पूरी तरह से जितने ICSSR है या इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है
ये तमाम संस्थाओं के पैसे, जनता के पैसे को इन्हीं चीजों के प्रचार के लिए उड़ेला जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या। एक और नया जुमला भी देखिए आया है कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने एक जगह ये जुमला उछाला। अब मैंने एक सभा में, वो संजोग से मुझे भी जाना पड़ा था वो चेयर करने के लिए, तो मालूम चला कि एक व्यक्ति बार बार कर रहे हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब मुझे लगा कि मैं इनको बताऊं कि भैया तुमने कहां पढ़ा है, कौन सी स्कूल में पढ़ा है, कुछ तो आइडिया होगा। नहीं नहीं, वो इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब सवाल है इन प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे आप। तो एक झूठ का आडंबर तैयार किया जा रहा है, उसी आडंबर को फैलाया जा रहा है और उसमें पूरा तंत्र उनका सहयोग कर रहा है, जो बहुत खराब स्थिति मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूरे डिबेट का, नैरेटिव्स का, वो सारा दुर्भाग्य यही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनके पास जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनको जिस प्रकार से काउंटर करना चाहिए, लेकिन विचारहीनता वहां भी हो गई है। विचार शून्यता की स्थिति में जो अवसरवादिता है वो बढ़ जाती है। इसलिए फिर आप अवसर के हिसाब से निर्णय करते हैं, ना कि उस विचार और मूल्य के आधार पर। तो ये ज्यादा संकट है, और इस संकट की चिंता ज्यादा है कि आफ्टर ऑल इससे कैसे आप जो है वो मुकाबला करेंगे। मुझे लगता है इस तरह के तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो जानबूझकर प्रायोजित हैं, उसके पीछे मंशा बहुत साफ है। और जब तक उसको हम उसका खंडन नहीं कर पाएंगे, अब देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं या बहुत सारी चर्चाएं जारी रहती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो उनकी चर्चा को ही आगे बढ़ाता है, स्कूल कॉलेजेस में अब इसी तरह से चर्चा बढ़ाई जाती है। अभी लगातार एक पीएचडी स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी और वो कह रही थी कि देखिए ना, हमें सुपरवाइजर कहा है कि आप ये जो बातें हैं उसमें ना डालें कि भारत की छवि खराब की जा रही है बाहर में। मैंने कहा कमाल है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर रिसर्च में सपोर्ट कर रहा है आपको इस चीज को, तो आप उसकी बात का समर्थन ना करें, आप फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आइए कि दिस इज हैपनिंग इन इंडिया एंड देयरफॉर जो है ये रियलिटी है। तो लेकिन उनको सुपरवाइजर के द्वारा तंग किया जा रहा है, क्योंकि जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब सारे प्रोफेसर और वाइस चांसलर और अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं, और वो इन्हीं बातों का प्रचार। जेएनयू के एक साथी ने मुझे कहा बातों बातं में कि अरे भाई, हम लोग का अपॉइंटमेंट जेएनयू में इसलिए थोड़े हुआ है कि हम यहाँ पढ़ाने के लिए क्लास लेंगे, हम तो यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं, वो प्रचारक के नाते भेजे गए हैं, हमें प्रचार करना है। अब जब ये सच्चाई हो जाए तो न जाने क्या होगा। धन्यवाद।